हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 13 जीव और समष्टियाँ यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। शब्द इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत किया था। अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत किया था, लेकिन शब्द इकोलॉजी को यानी कि पारिस्थितिकी को रीटर ने ऑथेंटिकली यानी कि प्रमाणिक रूप से यूज किया था। रीटर ने इसको सबसे पहले ऑथेंटिकली यूज किया था और रीटर को इकोलॉजी का फादर कहते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी के जनक कहते हैं। और प्रोफेसर रामदियो मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो जीवधारी व उसके पर्यावरण में जो जीव कहीं रहता है उसके चारों तरफ उपस्थित जो जैवीय और अजैविक परिस्थितियां होती हैं, कारक होते हैं, उन्हें हम पर्यावरण बोलते हैं। तो जीवधारी और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों की समग्रता व तरीकों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। यानी कि जीवधारी तथा उसके अजैविक वातावरण के बीच होने वाले पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं यानी कि इंटरैक्शंस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, अर्थात इकोलॉजी। यानी कि इसमें जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और जो इन्वायरमेंट है यानी कि पर्यावरण है, तो जीव और इन्वायरमेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अजैविक पर्यावरण के बीच आपस में जो इंटरैक्शन होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में किसी भी जीव और उसके अजैविक पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बीच होने वाली पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं यानी कि इंटरैक्शन के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। जीवधारी तथा वातावरण सदैव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और संबंधित रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जीव वातावरण पर, पर्यावरण पर निर्भर रहता है, पर्यावरण जीव पर निर्भर रहता है। जीव की क्रियाओं का प्रभाव इन्वायरमेंट पर पड़ता है, इन्वायरमेंट का प्रभाव जीव पर पड़ता है, और जीवधारी और इन्वायरमेंट सदैव आपस में संबंधित रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब जो पारिस्थितिकी है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो दो प्रकार की शाखाएं हैं उसमें, या दो शाखाएं हैं उसमें, स्व पारिस्थितिकी यानी कि ऑटिकोलॉजी और सम पारिस्थितिकी यानी कि सिनिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक जीव का उसके पर्यावरण के साथ इंटरैक्शन के अध्ययन को करते हैं, यानी कि जब हम एक जीव की इकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या है? जीव और वातावरण के बीच होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाएं, इंटरैक्शन के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑटिकोलॉजी का मतलब किसी जीव विशेष या जाति के उसके वातावरण के बीच जो पारस्परिक इंटरैक्शन होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑटिकोलॉजी बोलते हैं। और जब हम विभिन्न जातियों के समूह और उसके वातावरण के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इंटरैक्शन होता है, उसकी अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनिकोलॉजी यानी कि सम पारिस्थितिकी। इसका मतलब कि जो ऑटिकोलॉजी है वो एक जीव अथवा जाति की इकोलॉजी है, जबकि सम पारिस्थितिकी में
अनेक जीवों की पारिस्थितिकी है। यानी कि जब एक जीव और उसके वातावरण के बीच जो होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तब हम उसे बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। और जब अनेक जीवों का, अनेक जातियों का, अनेक जाति समूहों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, समपारिस्थितिकी यानी कि सिनिकोलॉजी। पारिस्थितिकी व उसके संगठन के स्तर यानी कि जो इकोलॉजिकल हिरार्की है या इकोलॉजी एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पदानुक्रम बोलते हैं हिंदी में हिरार्की को, जिस प्रकार से जो वर्गीकरण में एक क्लासिफिकेशन के अंदर टैक्सोनॉमिक हिरार्की होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनेक स्तर होते हैं इकोलॉजी में। और जो अजैवीय घटक होते हैं या अजैवीय जो कारक होते हैं, तो अजैवीय यानी कि जैव जगत का जो संगठन है वो अजैव के जो संगठन है, अजीव जो कंपोनेंट्स हैं, और तो उनका जो संगठन होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो जैव जगत का संगठन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है और व्यापक होता है। तो अजैव जगत के जो संगठन स्तर होते हैं वो परमाणु, अणु व कुछ कार्बनिक अणुओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो जैव जगत का संगठन है वो जीन, सेल, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और आगे तक व्यापक रहता है। तो जो अजैव संगठन होते हैं वही आगे जाकर जैव संगठनों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स के बनने के समय पहले परमाणु यानी कि एटम्स का निर्माण होता है। कई सारे एटम्स मिलकर अणु बनाते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स में पहले स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे अकार्बनिक अणु होते हैं। फिर लास्ट में लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि बड़े जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। इन अणुओं से फिर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म से सेल का निर्माण होता है यानी कि कोशिका का निर्माण होता है। और सेल जो होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बेसिक आधारभूत इकाई होती है। सेल से टिश्यूज यानी कि ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है यानी कि ऑर्गन्स का निर्माण होता है। अंगों से जीव का निर्माण होता है या अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म और जीव इकोलॉजी की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई होती है, पारिस्थितिकी की सबसे बेसिक आधारभूत इकाई होती है। कई सारे जीव मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। यानी कि समष्टि बनाते हैं। अनेक पॉपुलेशन मिलकर बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं या खाली कम्युनिटी बनाते हैं। यानी कि जो बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जैव समुदाय। बायोटिक कम्युनिटी, जो अनेक बायोटिक कम्युनिटी होती हैं वो मिलकर बनाती इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र। जो बड़ा इकोसिस्टम होता है उसे हम बायोम बोलते हैं।
और बायोम में अपना एक विशिष्ट क्लाइमेट होता है, यानी कि एक उसका अपना जो वेदर होता है, अपना क्लाइमेट होता है, अपनी विशेष प्लांट्स होते हैं, अपने विशेष जंतु होते हैं, और सभी बायोम्स वर्ल्ड के बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी कि जैव मंडल बनाते हैं। जैव मंडल में 3 पार्ट होते हैं, लिथोस्फीयर यानी कि थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। जीव से लेकर इस बायोस्फीयर तक जो अध्ययन होता है वो हम इकोलॉजी के अंदर यानी कि पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले एटम्स बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, पहले स्मॉलर फिर लार्जर मॉलिक्यूल, फिर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है जो बेसिक सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है इकोलॉजी हिरार्की की। और जो जीव होते हैं वो अनेक जीव मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी कि समष्टि बनाते हैं, एक ही जाति के अनेक सदस्य, अनेक पॉपुलेशंस मिलकर बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैव समुदाय बनाते हैं। कई सारी बायोटिक कम्युनिटी मिलकर एक इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र बनाते हैं। एक बड़ा इकोसिस्टम जिसका अपना विशेष क्लाइमेट होता है, अपने विशेष पादप होते हैं, विशेष जंतु होते हैं, उसे हम बायोम बोलते हैं। और संसार के सभी जो बायोम्स होते हैं वो सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। वो 3 प्रकार में होते हैं, लिथोस्फीयर लैंड पर, हाइड्रोस्फीयर जल में, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल में। अब हम इन जीव पॉपुलेशन और बायोटिक कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जीव जो होता है, किसी भी पारिस्थितिकी के अंदर जो पढ़ने वाला जीव होता है वो इकोलॉजिकल अध्ययन या इकोलॉजिकल पदानुक्रम, पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी कि इकोलॉजिकल हिरार्की की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 2 कैरेक्टरिस्टिक जरूर शो करता है, 2 विशिष्ट लक्षण शो करता है कि उसका अपना विशिष्ट जीवन चक्र होता है, एक जीवन पैटर्न होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उसकी फिक्स्ड लाइफ स्पैन यानी कि निश्चित जीवन काल होता है, जितने समय तक वो जीवित होता है। स्वतंत्र रूप से किसी भी जैव प्रक्रिया करने में सक्षम, यानी कि स्वतंत्र रूप से जैव प्रक्रिया करने में सक्षम प्रकृति में पाई जाने वाली इकाई को जीव कहते हैं। यानी कि जीव का मतलब डेफिनेशन क्या है कि जो स्वतंत्र रूप से जैव प्रक्रियाएं करने में सक्षम होने वाली जो इकाई होती है उसे हम नेचर में क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। और प्रत्येक जीव प्रकृति के साथ या प्रत्येक स्पीशीज प्रकृति के साथ सामूहिक रूप से मिलकर आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, अर्थात प्रत्येक जीव प्रकृति में अन्य जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता है, इंटरैक्शन करता है। यानी कि जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है, एक जीव दूसरे जीव को भी प्रभावित करता है, दूसरा जीव पहले जीव को प्रभावित करता है। इसके बाद समष्टि यानी कि पॉपुलेशन किसी समय पर, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष निश्चित ज्योग्राफिकल रीजन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष समय पर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली एक ही प्रजाति के जो ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, एक ही प्रजाति के जो विभिन्न सदस्य होते हैं, उनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब किसी विशेष समय पर, किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष ज्योग्राफिकल रीजन में यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीव क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, यानी कि समष्टि बनाते हैं। इसके बाद जैव समुदाय। जैव समुदाय का मतलब क्या है कि विभिन्न जातियों की आपस में संबंधित तथा आपस में पारस्परिक क्रियाएं प्रदर्शित करने वाले ग्रुप्स, समूह क्या कहलाते हैं, जैव समुदाय। यानी कि अनेक प्रजातियों के
ग्रुप्स, अलग अलग प्रजातियों के ग्रुप्स जो किसी विशेष जगह पाए जाते हैं और जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, सब मिलकर उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैव समुदाय बोलते हैं। और जो किसी भी निश्चित भौगोलिक स्थान पर जो सीमित आपस में पारस्परिक क्रियाएं प्रदर्शित करने वाले जंतु एवं पादपों के और अन्य जीवों की जो समष्टियां होती हैं वो मिलकर उस स्थान पर बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैव समुदाय बनाते हैं। जो इनमें जैव समुदाय में जो जातियां होती हैं उनमें स्थानिक एवं पोषण के लिए पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और जिससे वहाँ पर जो स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व आता है। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह पर पारिस्थितिकी के अंदर किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवित यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और अजीवित यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र बोलते हैं। यानी कि किसी विशेष ज्योग्राफिकल क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव और अजैविक वातावरण मिलकर क्या बनाते हैं, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वातावरण में जो जैविक समुदाय होते हैं वो अपने भौतिक जो पर्यावरण के साथ मिलकर एक पारस्परिक क्रिया करने वाला एक तंत्र का निर्माण करता है और इस तंत्र को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। बायोम का मतलब क्या होता है, बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम होता है, लार्ज परितंत्र होता है जिसका अपना विशेष समष्टि हो, अपनी विशेष वनस्पति होती है, अपनी विशेष जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है और उसका अपना विशेष जंतु होता है। वो क्या कहता है, बायोम कहता है। यानी कि बायोम में हमें तीन बातें याद रखनी है कि एक बड़ा इकोसिस्टम, एक बड़ा रीजन जिसका अपनी जलवायु होती है, जिसका अपना क्लाइमेट होता है, जिसमें उस क्लाइमेट के हिसाब की वनस्पतियां यानी कि प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स पर आधारित विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। जैसे टुंड्रा बायोम, इसके अलावा रेगिस्तान बायोम, घास के बायोम आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो बायोम में एक बड़ा रीजन होता है, एक बड़ा एरिया होता है, बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसमें उसकी टोपोग्राफी के हिसाब से, टोपोग्राफी का मतलब अर्थ से संबंधित जो कारक होते हैं उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, और उस अर्थ की टोपोग्राफी के हिसाब से उसका अपना एक विशेष क्लाइमेट होता है, अपना एक विशेष जलवायु होती है उसमें, और उस जलवायु के पर आधारित पादप एवं जंतु होते हैं। तो एक बड़ा इकोसिस्टम जिसके अंदर विशिष्ट जलवायु, विशिष्ट पादप और विशिष्ट जंतु पाए जाते हैं बायोम कहलाता है। जैसे टुंड्रा बायोम और कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण वर्ण, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आदि। किसी भी जीवों की यानी कि बायोम की जो प्रकृति एवं विस्तार होता है उसके निर्धारण के लिए कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके प्रकृति को और विस्तार को निर्धारित करते हैं। नंबर 1 उसमें होता है रेनफॉल। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो करता है वो होता है रेनफॉल, यानी कि वर्षण, कितनी वर्षा होती है। और जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें रेन भी होती है, बारिश भी होती है, और जो स्नोफॉल होता है यानी कि जो बर्फ़ के रूप में मॉइस्चर आकर गिरता है, वाटर गिरता है, वो भी प्रेसिपिटेशन में आता है। नंबर 2 तापपरास। तापपरास कितना टेम्परेचर है उस जगह का जहाँ पर वो बायोम पाया जाता है, जिस स्थान पर बायोम होता है उसका मीन टेम्परेचर कितना है। तीसरा जो अक्षांश, अक्षांश यानी कि जो अक्षांश का मतलब क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो अक्षांश है, लैटिट्यूड, और इसके साथ एक होती है चौथा ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि जो अर्थ है हमारी, उस
अर्थ में जो बीचों बीच इमेजिनरी लाइन होती है जो उसको दो भागों में डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, दोनों तरफ साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, उसको एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया, ये भी ट्रॉपिकल। इसके बाद 20 से 40 सब ट्रॉपिकल, यहाँ भी सब ट्रॉपिकल। फिर 40 से 60 टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण, और यहाँ पर एक तरफ एंटार्क्टिका, एक तरफ जो होते हैं दोनों पोल्स होते हैं, यहाँ पर एल्पाइन एरिया बोलते हैं इसको, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ रहती है। तो जो किसी भी जगह की सी सरफेस से यानी कि जो समुद्र की सतह से दूरी होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, यानी कि समुद्र सतह से दूरी। किसी भी स्थान की समुद्र सतह से दूरी को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। और लैटिट्यूड का मतलब होता है समुद्र इक्वेटर से दूरी। किसी भी स्थान की जो इक्वेटर से दूरी होती है, अब उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और जो समुद्र सतह से ऊंचाई होती है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। दोनों का प्रभाव समान होता है, वेजिटेशन समान होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं या जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर चलते हैं वैसे वैसे समान प्रभाव होता है इनका। इसीलिए इनकी जो वेजिटेशन होता है वो समान होता है, समान प्रकार के पादप पाए जाते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं। तो इसके अलावा जो पांचवा कारक है जो अफेक्ट करता है वो होता है अवरोध यानी कि बैरियर्स। कोई माउंटेन बैरियर है या कोई और बैरियर है, तो माउंटेन या कोई भी बैरियर होने से भी उसका जो बायोम होता है उसकी प्रकृति और विस्तार का निर्भर करता है उस पर। और लास्ट है मृदा की प्रकृति। मृदा की प्रकृति, मृदा की प्रकृति कि नेचर ऑफ द सॉइल किस टाइप का। तो 6 कारक हैं जिस पर किसी भी बायोम की जो प्रकृति है और उसका जो विस्तार है वो यानी कि नेचर पाया जाता है। रेनफॉल कितनी होती है, ताप कितना होता है, अक्षांश लैटिट्यूड यानी कि वो इक्वेटर से कितनी दूर है, ऊंचाई यानी कि समुद्र सतह से उसकी दूरी कितनी है, अवरोध कोई बैरियर उपस्थित है नहीं है, कौन सा बैरियर है, और मृदा की प्रकृति किस प्रकार का नेचर ऑफ सॉइल होती है उस जगह की। वर्ल्ड में जो बेसिकली बायोम्स होते हैं, अनेक प्रकार के बायोम्स में से इस चित्र में कुछ प्रमुख बायोम्स दिखाए गए हैं। इधर जो है वो औसत वार्षिक तापमान है यानी कि एनुअल मीन टेम्परेचर, और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षण यानी कि एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन है, कितनी इधर बारिश हो रही है, कितना यहाँ तापमान है। ये -15, 10, -10, -5, 0 से लेकर 30 तक। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं रेनफॉल बढ़ती है, जैसे जैसे हम वापस आते हैं रेनफॉल कम होती है। अब जो हमने पढ़ा कि जो सबसे प्रमुख कारण है कि बायोम की प्रकृति कैसी होती है, विस्तार कैसी होती है, उसमें पहला नंबर 1 रेनफॉल और 2 तापप्रवास, उसके आधार पर ये बायोम्स हैं। ये 6 प्रमुख बायोम्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले याद हमें क्या रखना है कि जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर बारिश कम होगी, वार्षिक वर्षण कम होगा, वहाँ या तो मरुस्थल बनेंगे या एल्पाइन टुंड्रा बनेगा। यानी कि 2 बायोम्स है, मरुस्थल यानी कि डेजर्ट और एल्पाइन टुंड्रा, 2 बायोम्स है जो कम वार्षिक वर्षण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जो एल्पाइन टुंड्रा है वो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर वार्षिक जो वर्षण है वो तो कम है ही है,
साथ में टेम्परेचर भी कम है, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में दिखाई दे रहा है, तो यानी कि हाँ ठंडा प्रदेश है। तो ठंडे प्रदेशों में कम वार्षिक वर्षण वाला जो बायोम होता है वो क्या कहलाता है, टुंड्रा। लेकिन कम वार्षिक वर्षण वाला ऐसा बायोम जिसका तापमान अधिक होता है वो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट बनाता है। तो दोनों में वार्षिक जो रेनफॉल है यानी कि वार्षिक वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, वो कम होता है। लेकिन टुंड्रा में टेम्परेचर भी कम है, तापमान भी कम है और इसमें तापमान ज़्यादा होता है। दूसरा बात हमें क्या याद रखनी है कि जितना अधिक बारिश होती है और टेम्परेचर सूटेबल होता है उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये फर्स्ट नंबर पर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जैव विविधता, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ साथ इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है वो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है, अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं हमारे एरिया के हिसाब से। तो वर्ल्ड में कहीं पर भी जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है कोरल रीफ्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती है, रॉक्स होती हैं, जो ऑस्ट्रेलियन रीजन में बहुत बड़ी एक चट्टानें पाई जाती हैं। और इंडिया में जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश है वो है ये एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पर टेम्परेचर भी सूटेबल है, जो बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वन बनते हैं और दुनिया की सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता यहाँ पाई। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर तापमान भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और वार्षिक जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा है, वहाँ क्या बनते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अब हमारे 3 बायोम्स कवर हो गए। जो सबसे कम टेम्परेचर के साथ कम बारिश होती है वहाँ वो टुंड्रा बन गया। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और बारिश कम होती है वो मरुस्थल बन गया। और जहाँ पर मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बना। अब बात आई चौथे नंबर पे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब ये वाला हो गया। अब आया इस चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो इस वाले बायोम का नाम है घास स्थल यानी कि ग्रासलैंड। अब हमें याद क्या रखना है कि जब बारिश का स्तर इस प्रकार से होता है कि वो डेजर्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि जो डेजर्ट टाइप के बायोम्स होते हैं उनसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से काफ़ी कम बारिश होती है, तो ऐसी जगह पर घास के मैदान बनते हैं, ग्रासलैंड्स बनते हैं। और जो ये वाला है चौथा वाला, तो जो इसके बराबर में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो रही है इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा अधिक है, लेकिन इससे बारिश कम हो रही है, इनसे बारिश कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या बनते हैं, ग्रासलैंड बनते हैं। तो जब सबसे कम बारिश होती है वहाँ डेजर्ट या टुंड्रा बनते हैं, जहाँ थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर मरुस्थल बनते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनते हैं। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री के आसपास होता है, ठीक होता है, मॉडरेट होता है। अब बचे 5वां छठा, इसको याद रखना बहुत आसान है। इसकी जो शेप है वो कोन शेप दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि जो कोन होता है वो ऊपर से चौड़ा होने के बाद एकदम पतला हो जाता है, तो ये कोन है, तो कोनिफेरस फॉरेस्ट इसलिए इनका नाम है। और इनका नाम है शंकुधारी वन, शंकु की तरह दिखाई देते हैं। और इनमें टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होता है, इनसे कम होता है, इनसे ज़्यादा होता है, और बारिश भी इनसे थोड़ी अधिक होती है। और यहाँ बनते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे पाइन्स टाइप के। लास्ट बचा जो इसके साथ ये वाला बचा, ये शीतोष्ण वन होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट है और बारिश भी थोड़ी सी इनसे अधिक होती है, लेकिन इनसे कम होती है। तो ये हमारे 6 बायोम्स हैं। जहाँ सबसे कम बारिश होती है, टेम्परेचर कम होता है, वहाँ टुंड्रा। जहाँ बारिश कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मरुस्थल।
जहाँ पर बारिश थोड़ी अधिक होती है मरुस्थल से वहाँ ग्रासलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा होती है बारिश, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कोन के आकार का दिखाई दे रहा है वो कोनिफेरस फॉरेस्ट है यानी कि शंकुधारी वन, और जहाँ पर थोड़ी सी बारिश इनसे अधिक होती है लेकिन इससे कम होती है वो शीतोष्ण वन होता है। इसके बाद बायोस्फीयर, जैवमंडल। पृथ्वी के सभी बायोम्स मिलकर जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर बनाते हैं, और बायोस्फीयर में 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। वहाँ पर जो वायुमंडल है एयर में, लैंड में लिथोस्फीयर और वाटर में हाइड्रोस्फीयर। तो पृथ्वी के सभी जीवधारी व उनके अजैविक पर्यावरण यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीवन संभव होता है, वो सब मिलाकर क्या कहलाता है, जैवमंडल या जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। तो जो इकोलॉजी है यानी कि पारिस्थितिकी है, उसका जो पदानुक्रम है, हिरार्की है, वो जीव से स्टार्ट होती है। एक जीव प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी इकाई होती है जो जैव कार्य करने में सक्षम होती है। अनेक जीव मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं यानी कि समष्टि बनाते हैं। कई सारी स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो मिलकर कम्युनिटी यानी कि जैव समुदाय बनाते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। कई सारी बायोटिक कम्युनिटी मिलकर एक स्थान पर इकोसिस्टम बनाते हैं, परितंत्र बनाते हैं। और जो एक बड़ा इकोसिस्टम होता है, एक बड़ी लैंड होती है जिसका अपना विशेष जलवायु, विशेष क्लाइमेट होता है, विशेष पादप और विशेष जंतु होते हैं, वेजिटेशन और एनिमल्स पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोम। और विश्व के सारे बायोम, विश्व के सारी स्थान जहाँ पर जीवन संभव होता है, हम उसको बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल बोलते हैं, जो 3 भागों में बटा होता है, एटमॉस्फेयर एयर में, हाइड्रोस्फीयर वाटर में, लिथोस्फीयर लैंड में यानी कि स्थलमंडल लैंड पर, वायुमंडल एयर में, और जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर जल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।